हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, आरपीएफ, इन सभी परीक्षाओं के हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजी के। कल मैंने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के हमने 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सभी क्वेश्चनों को हमने कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ा था। आज भी जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान भाषा में और कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल क्लियर करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इसकी कल की क्लास नहीं देखी है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, एक्सीरेटरी सिस्टम। एक्सीरेटरी सिस्टम हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे भैया इस क्लास के। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ये रहा भैया आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर देना। इसके मैं आपको कार्य पढ़ाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा, डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है भैया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। ये भैया ए भाग है, ये बी भाग है। इसके कार्यों को जो बताता है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है भैया, ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए में ए का कार्य क्या है, मूत्र का निर्माण करना। बी का कार्य है मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भाई ए का कार्य है मूत्र का संग्रहण करना और बी का कार्य है मूत्र का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ए का कार्य है मूत्र का निर्माण करना, बी का कार्य है मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ए का कार्य है मूत्र का निर्माण करना और बी का कार्य है मूत्र का संग्रहण करना। बताइए। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 18/8/2022 को। कब पूछा गया है भैया? 18/8/2022 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी। ए जो होता है वो मूत्र का निर्माण करता है और जो बी है वो मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाता है। अब ध्यान से समझिए, कल मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उसका मैं रिवीजन आपको एक बार फिर करवा देता हूं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये भाई आपकी किडनी है। ये क्या है? ये आपकी किडनी है। और इस किडनी में क्या होते हैं? किडनी की कोशिका होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और जो नेफ्रॉन होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड को छानने का काम करते हैं। ब्लड छान करके जिन शरीर के अंगों से आया है उन शरीर के अंगों के पास चला जाता है वापस। और इस ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यूरिन की सहायता से अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो भैया ये क्या है? ए नंबर पर आपको क्या दिखाई दे रही है? किडनी। और किडनी का काम क्या है भैया? किडनी का काम है भैया मूत्र का निर्माण करना। मूत्र का निर्माण करना। और ये ब्लड को छानने का काम भी करती है। तो छनेगा ब्लड तभी तो जाकर के मूत्र का निर्माण होगा। तो ए का काम क्या हो गया? मूत्र का निर्माण करना। ए का काम क्या हो गया? मूत्र का निर्माण करना। इतनी बात क्लियर है। अब आपकी किडनी में ये जो मूत्र का निर्माण हुआ है वो भैया ये डक्ट होती है जो भैया किससे जुड़ी हुई होती है? यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये होता है भैया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इसे हिंदी में मूत्राशय कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है?
मूत्र को इकट्ठा करना, यानी कि आपका जो यूरिन होता है उस मूत्र को संग्रहण करना, मूत्र को संग्रहण करना, ये इसका कार्य है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस मूत्राशय का काम क्या है भैया? मूत्र को संग्रहण करना, मूत्र को संग्रहण करना। किसका? इसका कार्य। यूरिनरी ब्लैडर है भैया, इसका क्या काम हो गया? मूत्र को संग्रहण करना। अब देखो, आपकी किडनी में यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण हुआ और यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण हो रहा है। तो जो मूत्र का निर्माण हो रहा है यानी कि मूत्र का जो निर्माण हुआ है आपकी किडनी में, उस मूत्र को, उस यूरिन को इस डक्ट की सहायता से कहाँ ले जाया जाता है? मूत्र को संग्रहण के लिए। तो इस बी का काम क्या हो गया भैया? इस बी का काम हो गया मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना। तो इस बी का काम क्या हो गया? मूत्र को संग्रहण के लिए, संग्रहण के लिए ले जाना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूरेटर डक्ट। इसका नाम क्या है? यूरेटर डक्ट। और लास्ट एंड फाइनल, इस रास्ते से होकर आपका जो यूरिन है वो शरीर से बाहर जाता है, इस रास्ते को कहा जाता है यूरेथ्रा। हिंदी में कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो इसका काम क्या हो गया भैया? इसका काम हो गया मूत्र का शरीर से बाहर निष्कासन। मैं नंबर लिख देता हूँ। ए ये हो गया किडनी, बी यूरेटर डक्ट हो गया, सी यूरिनरी ब्लैडर हो गया और डी क्या हो गया? यूरेथ्रा हो गया। ये डी का कार्य है। दोबारा से समझाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ध्यान बोर्ड पर पे दीजिए। ध्यान कहाँ देना है आपको? ध्यान बोर्ड पर देना है भैया, ध्यान बोर्ड पर देना है। देखिए, आपकी जो किडनी होती है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, आपके ब्लड को छानना। आपके ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। अच्छी चीज़ों का सेंस क्या है? जैसे कि आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं यानी कि प्रोटीन होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, पानी होता है। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। और कुछ आपके ब्लड में खराब चीज़ें हैं। खराब चीज़ों का मतलब क्या है? ऐसे जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है। ये सारी खराब चीज़ें हैं। ब्लड किडनी के पास आता है शरीर के सभी अंगों से। किडनी क्या करती है? ब्लड को छानती है। जितनी भी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं वो नीचे रह जाती है और वापस ब्लड छान करके वापस जिन शरीर के अंगों से आया उन शरीर के अंगों के पास चला जाता है। अब ये ब्लड क्षमता कहाँ है? तो किडनी की जो कोशिका होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, उस नेफ्रॉन में ब्लड क्षमता है भैया। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कल की क्लास में मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना भी बताऊंगा, नेफ्रॉन के बारे में भी बताऊंगा। अभी सिर्फ इसको समझने के लिए सीख लीजिए। दोनों किडनियों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। इस नेफ्रॉन को छानने के लिए, छानने के बाद में, यानी नेफ्रॉन का जो ऊपरी भाग होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, जिसमें ब्लड छन करके तो वापस शरीर के अंगों के पास चला जाता है। उसके बाद में नेफ्रॉन के कुछ और भाग है जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है। इसमें शरीर के जो अच्छे शरीर के तो नहीं लेकिन ब्लड में पाई जाने वाली जो अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ों का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ब्लड है, पानी है, प्रोटीन है कि नहीं है? उसके अलावा आयंस है, मिनरल्स है, इन सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होना। तो पीसीटी और डीसीटी में भैया क्या होता है? अच्छी अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बाकी की जो खराब चीज़ें हैं जैसे कि क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये आपके शरीर से यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किडनी का जो मुख्य कार्य है वो ब्लड को छानना और यूरिन का निर्माण करना है। तो आपकी किडनी में मूत्र का निर्माण हो गया यानी कि यूरिन का निर्माण हो गया। आपकी किडनी से 2 डक्ट जुड़ी हुई होती है, एक डक्ट इस किडनी से जुड़ी हुई होती है, एक डक्ट इस किडनी से जुड़ी हुई होती है। इन डक्ट का काम क्या है? जो यूरिन का निर्माण हुआ है उस यूरिन को इस
स्टोरेज रूम तक ले जाना, यानी कि जहां पर यूरिन का संग्रहण होगा उस जगह तक ले जाना, और उस जगह को कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, जो मूत्र को संग्रहण करने का काम करता है। और जो ये डक्ट है इसे यूरेटर डक्ट कहा जाता है, जो मूत्र को संग्रहणता के लिए ले जाता है। और लास्ट एंड फाइनल हमारे शरीर से जब यूरिन शरीर से बाहर निकलता है तो इसे यूरेथ्रा कहा जाता है, इसे हिंदी में मूत्र मार्ग कहा जाता है। किडनी का काम होता है मूत्र का निर्माण करना, यूरेटर डक्ट का काम होता है मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय का काम होता है मूत्र को संग्रहण करना, और कहने का मतलब जो डी नंबर पर है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग है, इसका काम होता है मूत्र को शरीर से बाहर निष्कासन करना, यानी कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है भैया। कल भी मैंने इससे संबंधित आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया था, कल भी सिखाया था, कल इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो भैया जाकर देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपको कोई कराने वाला नहीं है इस लेवल से। जिस लेवल से मैं आपको, जिस अच्छे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा। पूरी यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। सेम जो आपकी एग्जाम में, जो आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करवाया हूँ। डिटेल में अच्छी अच्छी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में सिखाई है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। पिछले जो कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको, उससे थोड़ा ये अलग है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमोडायलिसिस, हीमोडायलाइसिस या डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसप्लांटेशन, ऑप्शन नंबर सी है राइनोप्लास्टी, ऑप्शन नंबर डी है एंजियोग्राम। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 27/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा आपने, आशा करता हूं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से समझना। आपकी किडनी है भाई, ये क्या है, ये आपकी किडनी है कि नहीं है। और इस किडनी का काम क्या है, इस किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी कि ब्लड को छानना। भाई इसका काम क्या है, ब्लड को छानना और यूरिन का निर्माण करना, हम ये भी कह सकते हैं। इतना तो आप सभी को पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, आपकी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, तो क्या होगा भाई, ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत तो हमें है। तो फिर क्या होता है, ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। मैंने क्या कहा कि ब्लड को कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। जिस विधि द्वारा किया जाता है उस विधि को कहा जाता है डायलाइसिस या डायलिसिस, और इसे ही भैया हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने नहीं, एक्चुअली में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 27/9/2022 को। क्वेश्चन है कि कृत्रिम जो किडनी है के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है भैया हीमोडायलिसिस। मैंने कहा कि जब आपकी किडनी खराब हो जाती है,
आपकी किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना। तो भैया किडनी का जो काम है वो तो होगा, अब कृत्रिम रूप से कर लीजिए तो भी एक ही बात है कि नहीं है भैया? एक बात तो नहीं है, अलग अलग बात है। कृत्रिम रूप से होता है मशीनों के द्वारा करना, है कि नहीं है? नेचुरल रूप में आपकी जो किडनी काम कर रही है वो नेचुरल तरीके से कर रही है। आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप जानते हो ना आप? कृत्रिम रूप से यानी कि मानवों के द्वारा या मशीन के द्वारा करवाना, वो होता है कृत्रिम रूप से, है कि नहीं है? तो ब्लड को कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ही किया जाएगा भैया। और किसकी सहायता से किया जाएगा? तो उस विधि को कहा जाता है डायलिसिस या डायलिसिस, या फिर उसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, है कि नहीं? अब देखो, जिस मशीन के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है उसे कहा जाता है डायलाइजर। उसे क्या कहा जाता है? उसे डायलाइजर कहा जाता है। उसे डायलाइजर कहा जाता है। जिस मशीन के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है कृत्रिम रूप से, उस मशीन को कहा जाता है डायलाइजर। उस मशीन को क्या कहा जाता है? डायलाइजर कहा जाता है। बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज याद कर लीजिए, ब्लड को कृत्रिम रूप से छानने की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहा जाता है कि नहीं है? जिस मशीन के द्वारा की जाती है उस मशीन को डायलाइजर कहा जाता है। और ये कब उपयोग में किया जाता है कृत्रिम रूप से? कब ब्लड को छाना जाता है? जब आपकी किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, उस समय भैया कृत्रिम रूप से आपके ब्लड को छाना जाता है। तो क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज चेंज का मतलब यह है कि थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया। अरे भैया, किडनी के द्वारा हम ब्लड को जब फिल्टर करते हैं तो इसमें ब्लड में पाए जाने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ था उनका तो शरीर से हम बाहर निष्कासित करते हैं, उनको तो हम शरीर से बाहर निकालते हैं यूरिन की सहायता से। भैया ब्लड जब किडनी जो होती है वो ब्लड को जब फिल्टर करेगी तभी यूरिन का निर्माण होगा, और यूरिन में ही अपशिष्ट पदार्थ यूरिन की सहायता से ही शरीर से बाहर निकलेंगे। तो काम तो एक ही है भैया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 27/9/2022 को। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में, मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कोई भैया इधर उधर से उठाकर नहीं लेके आया हूँ, यकीन करना। पेपर उठा करके देख लेना। आरआरबी ग्रुप डी में 27/9/2022 को पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि ये पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक पूछा गया था 12/9/2022 को, और एक बार पूछा गया है 15/9/2022 को। इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अनुमान है बायोलॉजी के बारे में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नाक, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी है कंठ, ऑप्शन नंबर डी है वृक्क। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी वृक्क। गाइज, आपने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है? भाई आपने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैंने आपको बताया था। सबसे पहले टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या है। जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है भाई, जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है जो एक जैसा काम करती है, इसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। 1824 में ड्यूट्रोचेट नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो उसे ऊतक कहा जाता है।
ये टिश्यू जो होते हैं हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में कहा जाता है उपकला उत्तक। हिंदी में क्या कहा जाता है? उपकला उत्तक कहा जाता है। दूसरा होता है भैया कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहा जाता है संयोजी उत्तक। तीसरा कौन सा है भाई? तीसरा कौन सा है? तो तीसरा होता है भैया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, मांसपेशीय उत्तक आप लिख सकते हो। तो तीसरा होता है भैया पेशीय उत्तक। चौथा कौन सा है? चौथा है भैया न्यूरल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू भी आप लिख सकते हो। तंत्रिका उत्तक, इस तरीके से आप लिख सकते हो भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या लिख लिया आपने? 1 मिनट रुकना भैया। देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था कि जो एनिमल टिश्यू है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। यहाँ पर उपास्थि उत्तक के बारे में बात की जा रही है, तो भैया याद रखना जो उपास्थि होता है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। और कनेक्टिव टिश्यू से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है एक एडिपोज टिश्यू से वसीय उत्तक कहा जाता है। ये एक प्रकार का वसीय उत्तक है, एक प्रकार का ये संयोजी उत्तक है। उसके अलावा ब्लड के बारे में पूछे तो ब्लड भी बता देना, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसके अलावा बोन के बारे में पूछे, हड्डियों के बारे में पूछे तो बता देना एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अगर लिम्फ के बारे में पूछे, लसिका के बारे में पूछे तो बता देना संयोजी उत्तक है। और अगर आपसे कार्टिलेज के बारे में पूछे तो बता देना भैया एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी है, ऐसी बात नहीं है, और भी है संयोजी उत्तकों में, लेकिन आपको ये चीज तो आपको याद करनी ही करनी है। अगर आपको डिटेल में जानना है इन सभी टिश्यू के बारे में तो भैया आप एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जाकर के पढ़ सकते हो। मैं आपसे कह रहा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, तो आपको इनमें से ही एक बताना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है भैया ब्लड से और हड्डियों से आता है भैया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कार्टिलेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, 2 मिनट रुकिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखिए भैया, स्लाइड चेंज हो चुकी है, अब ध्यान से समझना। अब कार्टिलेज के बारे में मैंने आपसे कहा है कि ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है कि नहीं है। अब ये जो संयोजी उत्तक होता है, इस कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि। इस उपास्थि के बारे में समझ लेते हैं। इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या पाई जाती है इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो उपास्थि होती है इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है भैया। कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। और इसमें जो कोशिका होती है वो कॉन्ड्रोसाइट होती है, वो कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है हाइलिन, एक होती है फाइब्रो और एक होती है इलास्टिक। मुख्य रूप से ये जो उपास्थि होती है ये कहाँ पर होती है? तो आपकी लंबी हड्डियों के जो सिरे हैं उन सिरों पर होती है, 2 हड्डियों के जोड़ पर भी उपस्थित होती है, या आपके नाक में भी पाई जाती है, आपके कंठ में भी पाई जाती है, या आपके कान का जो भारी भाग होता है, ये देखो ये कान का पूरा भारी भाग जो है वो उपास्थि का बना होता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जा रही है, आप देख सकते हो, है कि नहीं है। इसके अलावा हाँ, ये इलास्टिक कार्टिलेज का उदाहरण है भैया ये कान का बाहरी भाग।
इसके अलावा एपिग्लोटस, उसमें भी वो भी भैया उपास्थि का ही बना होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है? तो भैया कान का जो बाहरी भाग होता है उसमें होता है, नाक का जो आगे का ये वाला हिस्सा है ये उपास्थि का ही होता है, आपके कंठ में भी भैया उपास्थि होती है, आपकी जो किडनी है इस किडनी में उपास्थि नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 12/9/2022 को और 15/9/2022 को पूछा गया है। उपास्थि के बारे में हम मस्कुलर सिस्टम वाले एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। और ये स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पेन गिर गया भैया। हाँ भैया, बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन एक था, छोटा सा था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो जानकारी दी है, आप यकीन मानो या ना मानो, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो भैया यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम वृक्क यानी कि किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रासरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अवशोषण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है एंजाइमी क्रिया द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 30/9/2022 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोई बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी प्रासरण द्वारा। यहाँ पर बात यूरिया की चल रही है, तो यूरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूरिया का जो निर्माण है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूरिया का जो निर्माण है इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में कहीं दफा पूछा गया है, आपके एग्जाम में आपसे कहीं दफा पूछा गया है। यूरिया का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। यूरिया चक्कर विधि द्वारा होता है, या तो आप यूरिया चक्कर कह दीजिए या फिर ऑर्निथिन चक्कर कह दीजिए। इस ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा आपके लीवर में किसका निर्माण होता है? आपके यूरिया का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। अब भैया ये यूरिया का निर्माण हो चुका है आपके लीवर से। अब ये यूरिया ब्लड में घुलेगा और ब्लड में घुल करके कहाँ जाएगा? आपकी किडनी के पास जाएगा। आपकी किडनी के पास जाएगा। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है भैया ब्लड फिल्ट्रेशन का। ध्यान से समझना, ब्लड फिल्ट्रेशन का यानी कि ब्लड को छानना, और यूरिन का फॉर्मेशन यानी कि यूरिन का निर्माण करना। यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन का निर्माण करना। लेकिन जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो उस समय पर भैया आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। और जो कार्य है ब्लड को फिल्टर करने का और यूरिन का फॉर्मेशन करने का, वो कार्य अब कौन करेगी? ये आर्टिफिशियल किडनी करेगी भैया। जो कृत्रिम वृक्क है, जो कृत्रिम किडनी है, ये करती है भैया। ठीक है, किस विधि द्वारा करती है? तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। किस विधि द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है? तो डायलिसिस या डायलिसिस, या मैंने आपको बताया था हीमो डायलिसिस। और जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उसका नाम क्या है? डायलाइजर है भैया। उसका नाम क्या है? डायलाइजर।
उसका नाम क्या है भैया? डायलाइजर है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस आर्टिफिशियल किडनी में ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, अब अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, इन सभी को आपके ब्लड से अलग करना, भाई आपके ब्लड से अलग करना। या फिर आपसे कह रहा है कि रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो भैया प्रासरण द्वारा निकाला जाता है। प्रासरण विधि होती है, आप ये समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन होते हैं, जिसमें क्या होता है, बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई होती है। इसमें क्या होता है, निम्न सांद्रता वाला जो अणु है, यानी निम्न जिस विलयन की सांद्रता निम्न है, उसका जो अणु है वो उच्च सांद्रता वाले विलयन के अणु की ओर जाता है, और हर हमेशा ये जो दिशा होती है वो एक ही होती है। उस दाब को या उसे कहा जाता है प्रासरण दाब, और इसी प्रासरण के द्वारा जो भैया अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें रक्त से अलग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है भैया। ये जो मैंने चीजें आपको बताई है, यहाँ से आपके एग्जाम में 100 दफा क्वेश्चन आता है भैया। बोलो, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 30/9/2022 को पूछा गया है। तो अगर भैया कृत्रिम किडनी के बारे में पूछा जाए तो भैया याद रखना है प्रासरण द्वारा। जो रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो प्रासरण द्वारा। और भैया अगर नॉर्मल किडनी के बारे में बात की जाए तो आप कह सकते हो कि भैया ब्लड फिल्ट्रेशन विधि द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है? प्रासरण द्वारा। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आज की क्लास में ऐड किए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। चले भैया क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चन है। आपका जो यूरिन होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है 95%, ऑप्शन नंबर बी है 68%, ऑप्शन नंबर सी है 83%, ऑप्शन नंबर डी है 79%। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 30/8/2022 को। ध्यान से समझना, इससे संबंधित मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया जो आपका यूरिन होता है, जो आपका मूत्र होता है या फिर पेशाब होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है 95% में वाटर होता है, 2.4% में यूरिया होता है, 2.6% में होता है, 0.4% में यूरिक एसिड होता है, और 2% में क्रिएटिनिन होता है। तो आपके यूरिन में जो जो चीजें होती है वो चीजें मैंने आपको बता दी। 95% में पानी होता है, 2.6% यानी कि 2.6% में भैया आपका यूरिया होता है, 0.4% में यूरिक एसिड होता है, 2% में क्रिएटिनिन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 6। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल अम्लीय। आप सभी को पता है पीएच स्केल में जब भी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाया जाता है तो पीएच स्केल का हम प्रयोग करते हैं, जिसकी खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, 7 से जब हम 1 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो 1 के आसपास के मान जो है वो प्रबल अम्लीय होंगे, और 7 के आसपास के मान है जो 1 की तरफ है, जैसे कि 6 है, 5 है, 4 है, वो दुर्बल अम्लीय होंगे। तो यहाँ पर पीएच मान 6 है, तो इसका मतलब इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? दुर्बल अम्लीय। कैसी होगी मेरे भाई? दुर्बल अम्लीय होगी। इतनी बात क्लियर है। इस यूरिन का जो रंग होता है वो थोड़ा हल्का पीला होता है। तो जैसे कि हमारे शरीर में जो कुछ भी चीजें हैं, अगर आपको कोई अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है तो किसी न किसी पिगमेंट, किसी न किसी वर्णक के लिए
वर्णक के कारण होता है। जैसे कि हमारा ब्लड का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, ठीक उसी तरीके से आपके जो यूरिन का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। तो ये भी कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बता देना, ठीक है। ताजा मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो अमोनिया के कारण आती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज के बाद में यहाँ से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, तो आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताने वाला हूँ, वो और समझ लीजिए। देखिए भैया, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफ, तो भाई मैं आपको बता दूं, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच मैंने 1 फरवरी को स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपसे रेलवे में पूछे गए। जैसे कि आपने इस चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी है, अब तक मैं आपको 9 क्वेश्चन करवा चुका। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, यहाँ तक कि पहले तो मैं शिफ्ट भी लिखता था, और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से अब तक मैं, ये शायद 8वां चैप्टर चालू है। इससे पहले मैं आपको 7 चैप्टर करवा चुका। मैं एक बार नाम लिखने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे याद आते हैं। तो पहला मैंने करवाया था भैया ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर, मानव रोग वाला चैप्टर। उसके बाद मैंने विटामिन्स वाला चैप्टर करवाया था, विटामिन्स वाला चैप्टर करवाया था। उसके बाद में भैया मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर करवाया था, पाचन तंत्र वाला चैप्टर करवाया था। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया था। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया था। उसके अलावा सेल वाला चैप्टर हम कर चुके थे। उसके अलावा स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर हम कर चुके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका है। इन 7 चैप्टरों से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करवा कर आ चुका। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। 1 फरवरी से स्टार्ट किया था, और जाइए आपको नीचे प्लेलिस्ट में, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास समय है। अगर आज से भी आप 1-1, 2-2 क्लास लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत जल्द ये बैच आप कंप्लीट कर सकते हो आपके एग्जाम के पहले। रोज का 1-2 घंटा मुझे दीजिए, बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये आपके दिमाग में गलतफहमी है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया, ये किसके करवा रहा हूँ भाई? तो ये मत सोचना कि भैया क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में जो सबसे पहले रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सबसे ज़्यादा रेलवे बायोलॉजी से ही पूछे जाते थे भैया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शुरुआत हुई थी केमिस्ट्री फिजिक्स की। पिछले 2-3 एग्जामों को छोड़ दीजिए, पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते थे सबसे ज़्यादा। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बायोलॉजी के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं भैया। तो मिस मत करना, आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 1-1 नंबर ही काफ़ी होता है, 1-1 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि जाकर पढ़िए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लेवल मैंने जो आपको उपलब्ध कराया है सिर्फ रेलवे वालों के लिए नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है मेरे भाई। तो जाकर चेकआउट कर लेना। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ा रखी है, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ी है तो जाकर देख लीजिए। उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में नेफ्रॉन की संरचना से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल से मैं नेफ्रॉन की संरचना से आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में मैंने अलग से पढ़ा रखा है, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए भैया ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मनुष्यों में यूरिया चक्कर निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। अभी अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में नहीं, उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भैया आपका जो लीवर होता है, जिसे यकृत या जिगर भी कहा जाता है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया चक्कर कह दीजिए आप, या फिर ऑर्निथिन चक्कर कह दीजिए। इस चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया था ये इम्पोर्टेंट भी है। और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है 29/8/2022 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। मनुष्य में जो यूरिया चक्कर है वो निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? लीवर में होता है। और इस चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जितना पूछा गया है उतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कम से कम 5 से 7 क्लास और होने वाली है इस चैप्टर में। अगर आप ये पूरी क्लासें देख लेते हो तो फिर 100 में से 100% आप दावे से स्वयं ये कह सकते हो कि अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस चैप्टर से हमारा छूटेगा नहीं। इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है अगर आपने तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैंने आसान भाषा में आपको पढ़ाई है। ओके भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर लीजिए भाई, कर लिया? ओके, बाय बाय, मिलते हैं भैया कल।